Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Welcome back to another lecture, another video, another tutorial. As we know that कि हमने एंजाइम की सीरीज़ को स्टार्ट किया था और वी वर टॉकिंग अबाउट एंजाइमेटिक सीरीज़. आई थिंक ये कोई तीसरा या चौथा या दूसरा लेक्चर है. आई डोंट नो, ऊपर आपको थंबनेल में नज़र आ गया होगा कि विच लेक्चर इट इज़. और इस लेक्चर में हम लोग जहाँ से पिछले लेक्चर से छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे. तो बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात की थी और इस लेक्चर में हम लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि उसके रीड आउट को फर्दर कैरी ऑन करेंगे. सो लेट मी टेक द हाइलाइटर, इट्स टेकन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूज़ ऑफ एंजाइम्स. मतलब कि एंजाइम्स जिनका काम हमें मेटाबॉलिज्म के अंदर या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर तो नज़र आता ही है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं कि हम उन एंजाइम्स को लिविंग सिस्टम के बाहर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. मैं अगर इसका सिंपली बात करूं तो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है एंजाइम्स की. मतलब कि इस यूज़ ऑफ एंजाइम हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्री में उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है. ठीक है, मतलब कि फूड के लिए या फिर कोई चीज़ बनाने के लिए, तो बेसिकली ये उसकी बात की जा रही है. सो मेनी एंजाइम्स आर यूज्ड कमर्शियली इन द इंडस्ट्री. देखें, कमर्शियली कहते हैं पैसा बनाने के लिए. अगर सिंपली बात करूं, मतलब कि फॉर द सेक ऑफ मनी वी यूज़ एंजाइम्स इन द इंडस्ट्री. मतलब कि सो दैट कि हम उससे बहुत सारे प्रोसेसेस कर सकें और फिर इंडस्ट्री हैज़ कि वी विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी. पैसा ही पैसा. द मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रीज आर, मतलब कि एंजाइम के यूज़ को लेकर हमारे पास जो सबसे कॉमन इंडस्ट्री है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर इंडस्ट्री, यानी कि पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री. उसमें क्या होता है, हम एंजाइम्स को यूज़ करते हैं टू गेट सेलुलोज फॉर पेपर मेकिंग. मतलब कि यहाँ पर आपको सिंपली ये बताया गया है कि देखें, जो आपके पास पेपर होते हैं ना, पेपर वो एक मटेरियल से बनता है जिसको कहते हैं सेलुलोज. अच्छा, अगर आपने जो सेल एंड टिश्यू वाला चैप्टर है वो भी पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि प्लांट सेल के अंदर भी एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल, और वो सेल वॉल भी आपके पास सेलुलोज से ही बनती है. तो बेसिकली वो जो पेपर है, जो कागज़ है, वो बेसिकली उसी प्लांट की सेल वॉल को हम लोग विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हम उनको किसी ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं जिसकी मदद से हम पेपर बना सकते हैं. समझे? तो याद रखिएगा कि जितना भी पेपर है या फिर जितनी भी लकड़ी है, वो सब की सब जो पूरा का पूरा मटेरियल है, पेपर, कॉटन, मतलब कि फैब्रिक, इसके अलावा वुड, ये सब की सब किसी न किसी प्लांट के सेल की सेल वॉल से निकलता है. जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, वो बेसिकली डेड प्लांट सेल्स होते हैं जिनकी सेल वॉल बच जाती है और वही आपके पास मिलकर वुड बनाती है. इसी तरह से आपके पास पेपर बनता है, इसी तरह से आपके पास फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनता है. सो एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट ना, आप देख रहे हैं. इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है, बहुत ज़्यादा. मिसाल के तौर पर फॉर मेकिंग बेकरी प्रोडक्ट्स एंड पिज्ज़ा, यानी कि बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल केक्स, फॉर एग्जांपल स्वीट्स, फॉर एग्जांपल केचप, मायोनीज में आजकल इसका बड़ा यूज़ होता है. और पिज़्ज़ा में मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि वो जो खट्टापन होता है, खट्टा, ठीक है, मतलब कि वो जो एक ख़ास सॉफ्टनेस होती है पिज़्ज़ा के डो के अंदर, वो इसलिए होती है क्योंकि हम उसके अंदर एंजाइम्स डालते हैं. ठीक है, मोस्टली हम उसको सैक्रोमाइसिस एसिटिविसा उसका जो है वो कमर्शियल नाम है, उसको यूज़ करते हैं. बेसिकली इट्स अ यीस्ट. तो उससे जो एंजाइम्स होते हैं उससे बेसिकली ये सारा का सारा जो फंक्शन है फूड इंडस्ट्री के अंदर, वो सारा हम उससे उठाते हैं. फिर वी हैव ब्रूइंग इंडस्ट्री. ये थोड़ी सी एज अ मुस्लिम हमारे लिए ठीक नहीं है. मतलब कि फॉर द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल बनाने के लिए भी हम लोग, मतलब कि शराब बनाने के लिए भी हम लोग एंजाइम्स का यूज़ करते हैं ताकि वो शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकें. बेसिकली आपके पास ये प्रोसेस फर्मेंटेशन के थ्रू हो रहा होता है, विच इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. ठीक है, वो शायद आगे जाके हम लोग देखें. सो देन वी हैव बायो डिटर्जेंट्स कहते हैं एक ख़ास किस्म के केमिकल को जो कि स्टेन रिमूविंग के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं. यानी कि किसी भी हार्ड सरफेस से किसी ख़ास किस्म का स्टेन अगर हमने रिमूव करना हो, फॉर एग्जांपल कपड़ों से, तो हम लोग उसके लिए ख़ास केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग डिटर्जेंट्स कहते हैं. मतलब जो सर्फ, जो साबुन, हैंड वॉश आपके पास होता है वो आपके पास डिटर्जेंट है. मतलब कि किसी भी सरफेस से कोई भी चीज़ रिमूव करनी हो विद द हेल्प ऑफ वाटर, उस सूरत में हम लोग डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं. और अगर वो डिटर्जेंट्स जो हैं उनकी ओरिजिन बायोलॉजिकल मटेरियल से हो तो उसको हम लोग बायो डिटर्जेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल इससे हम लोग ये करते हैं कि वी यूज़ एंजाइम, ठीक है, टू रिमूव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स. यानी कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कपड़ों से डिफरेंट किस्म का जो जो स्टेन है उसको रिमूव कर सकें. अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? क्या एंजाइम सस्ते हैं? सस्ते नहीं है. देखें, जो नॉर्मल आपके पास डिटर्जेंट्स होते हैं ना, वो बहुत हार्श होते हैं कपड़ों के लिए. मतलब समटाइम्स उनसे कपड़े ख़राब हो जाते हैं. बट अगर आपके पास एंजाइम्स हैं
तो हमें पता है कि ऊपर हमने देखा कि एंजाइम, एक खास किस्म का एंजाइम एक खास किस्म के सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है। तो मतलब कि वो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ जाकर उस स्टेन को रिमूव करेगा, बाकी पूरा का पूरा जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सो दैट्स वाई वी आर आल्सो यूजिंग एंजाइम्स इन द बायो डिटर्जेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक डिटर्जेंट का ब्रांड है जिसको ब्रियो कहते हैं। तो अगर आप उसमें जूम करके देखें तो यहाँ पर देखें एंजाइम्स उसके पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब कि दिस इज वन ऑफ द डिटर्जेंट्स, वन ऑफ द सर्फ यू कैन से, जिसके अंदर बायो एंजाइम्स या फिर बायो डिटर्जेंट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको यूज का पता लगा होगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स इफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस पूरी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है? दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। हमने इसको पहले भी आई थिंक डिस्कस किया है, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऐसे होती है dx ओवर dt। अच्छा, इस dx ओवर dt के अंदर ये जो x है, लेट मी जूम इट, ये जो x है और ये जो t है और ये जो d है, तीन अल्फाबेट्स है ना यहाँ पर। अच्छा, तो ये जो d है, ठीक है, इट मीन्स चेंज, फर्क। ये जो t है इट मीन्स टाइम, ठीक है, और ये जो x है इट मीन्स आइदर रिएक्टेंट्स, ठीक है, और प्रोडक्ट्स। अच्छा देखिए, एंजाइम्स है ना, और एंजाइम्स का काम एज वी नो कि हमारे पास रिएक्शंस के अंदर होता है ताकि वो रिएक्शंस को स्पीड अप कर सकें, बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर सकें। और अगर रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब dx ओवर dt या फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? अगर सिंपल जुबान में कहूं तो ये रिएक्शन की स्पीड को कहते हैं, कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, कि कितना जल्दी एंजाइम सबस्ट्रेट को उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग ये जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है ये इंडिविजुअल सबस्ट्रेट के लेवल पर नहीं देखते कि एक वक्त में एक एंजाइम कितना जल्दी एक सिंगल सबस्ट्रेट को उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। वो टाइम कांस्टेंट है, मतलब कि हर एंजाइम एक खास टाइम लेता है एक सिंगल रिएक्टेंट को या फिर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन ये जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल जितने भी वहां पर सबस्ट्रेट प्रेजेंट है वो कितने टाइम के अंदर अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर यूं कहें एक यूनिट टाइम के अंदर, यानी कि पर dt ना, मतलब कि यूनिट टाइम के अंदर कितने रिएक्टेंट्स गायब हो रहे हैं और कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मतलब कि कितने रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं और कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये दो तरीके हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि उस रिएक्शन की स्पीड कितनी है। बिकॉज देखें, रिएक्शन हो रहा है तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो गायब होंगे, मतलब कि वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, सो वो गायब हो जाएंगे। और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, उसकी तादाद में इजाफा होगा। तो अगर आप रिएक्टेंट्स का गायब होना या फिर रिएक्टेंट का लॉस देखें या फिर डिक्रीमेंट देखें, और अगर प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो dx ओवर dt को अगर रिएक्टेंट्स की उसमें लिखें तो हम लोग लिखेंगे dr ओवर dt, ठीक है, और अगर प्रोडक्ट की उसमें लिखें तो dp ओवर dt हम लिखेंगे। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ रेट्स। अच्छा, मोस्टली हम लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं बिकॉज एक तो इसका नंबर आपके पास पॉजिटिव आता है, मतलब कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि विद टाइम कितने प्रोडक्ट इंक्रीज हो गए, यानी कि कितना जो है प्रोडक्ट वो आ गया, प्लस की वैल्यू होगी। लेकिन अगर रिएक्टेंट को देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे एक टाइम के अंदर कितना रिएक्टेंट गायब हो गया, ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस के अंदर होगी। सो दैट्स वाई हम लोग इसको यूज करते हैं। तो लेकिन आपके पास ये कुछ इस तरह से बाय लुकिंग एट रिएक्टेंट्स और बाय लुकिंग एट प्रोडक्ट्स वी कैन फाइंड आउट दैट कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है, कि एक टाइम के अंदर, ठीक है, एक टाइम के अंदर कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर एक टाइम के अंदर कितना प्रोडक्ट बन रहा है किसी भी रिएक्टेंट से। अच्छा, ये डी क्यों लिखते हैं? बिकॉज देखें, हम डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। हम ये देखते हैं कि जब एक वक्त में देखा, फॉर एग्जांपल टाइम 1 में देखा हमने तो एक खास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स थे, और जब टाइम 2 में देखा तो एक खास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे। तो हम टाइम 2 में से टाइम 1 के जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं या फिर उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी कि खास वक्त में T1 से लेकर T2 तक का जो टाइम था उसके अंदर कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, या फिर वाइस वर्सा कितने प्रोडक्ट्स बने रिएक्टेंट से। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके अंदर हम लोग डिफरेंस को देखते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हो। अच्छा, ये जो DR है और DP है, इसका मतलब रिएक्शन की कंसंट्रेशन, यानी कि सॉर्ट ऑफ क्वांटिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है प्रोडक्ट की एक खास टाइम के अंदर और कितनी क्वांटिटी डिक्रीज हुई है रिएक्टेंट की एक खास टाइम के अंदर। सो दिस इज योर रेट, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको मिटाऊंगा, एंड एट द सेम टाइम आई होप सो कि आपको समझ भी आया होगा
बिकॉज नाउ शायद मुझे इस ग्राफ को आपको समझाने की ज़रूरत पड़ सकती है, सो उसके लिए मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अच्छा यही है कि लेट मी इरेज दैट। ओके, सो लेट मी टेक द हाईलाइटर। अब बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अच्छा, ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी ये रहा, इट एक्टिविटी मीन्स एट द सेम टाइम रेट। ये वही रेट है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के रेट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? किसके ऊपर? एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइमेटिक रिएक्शन के रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट फैक्टर्स का। तो बेसिकली हम लोग उसको इस तरह से देखते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर जो है वो फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। सो नाउ लेट मी टेक द हाईलाइटर प्रॉपर्ली। इन नेचर ऑर्गेनिज्म एडजस्ट द कंडीशन ऑफ देयर एंजाइम टू प्रोड्यूस एन ऑप्टिमम रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि नेचर के अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं कंडीशंस को अपनी एंजाइम की, ठीक है, ताकि वो ऑप्टिमम रेट ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकें। ऑप्टिमम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा या फिर मोस्ट एफिशिएंट एंड स्टेबलाइज्ड मोस्ट एफिशिएंट एंड स्टेबलाइज्ड। अब फॉर एग्जांपल ये जो ऑप्टिमम वर्ड है, इसको समझने के लिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको किस किस्म के टेम्परेचर में रहना ज़्यादा पसंद है। मतलब कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो आपके कमरे में हो तो आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। क्या वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है? मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 1, 2, 3 डिग्री है, मतलब कि नॉर्मली जिस तरह से जनवरी और फरवरी के महीने में होता है, या वो बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 40 to 50। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ना ही वो टेम्परेचर जिसके अंदर हम लोग बिल्कुल सेफ और नॉर्मल फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है, और ना ही वो बहुत कम होता है। वो कितना होता है? वो अराउंड 20 से लेकर 25 डिग्री के दरमियान होता है, जिसमें हम लोग नॉर्मली रहते हैं, जिसमें हम लोग पंखा भी चला सकते हैं, जिसमें हम लोग को जो है वो पसीना भी नहीं आ रहा होता, हम लोग को जो है वो सर्दी भी नहीं लगती, मतलब हम नॉर्मल फील करते हैं। तो वो वाला जो 20 से 25 का टेम्परेचर है, हम ये कहेंगे कि भैया जी वो हमारे लिए ऑप्टिमम है, हम उसमें ऑप्टिमम है। इसी तरह से हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जिसमें ना तो वो बहुत स्लो होता है, ना तो वो बहुत फास्ट होता है, लेकिन वो स्टेबलाइज होता है, वो हैप्पी होता है। तो हर एंजाइम का वो एक खास ऑप्टिमम रेट ऑफ रिएक्शन है, और वो ऑप्टिमम रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड करता है उसकी कंडीशंस के ऊपर। और उन्हीं कंडीशन को हम लोग यहाँ देखेंगे किस तरह से हम किसी भी एंजाइम को उसके ऑप्टिमम के ऊपर लेके जा सकते हैं। वेयर नेसेसरी, और दे मे हैव एंजाइम्स विच आर adopted to function well in extreme condition where they live। मतलब कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि जहाँ where necessary, जहाँ ज़रूरत पड़ती है, वो अपने एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए कंडीशन को एडजस्ट करते हैं। या फिर उनके पास क्या होते हैं? दे हैव एंजाइम्स, उनके पास एंजाइम्स होते हैं which are adopted to function well in extreme conditions where they live। मतलब अगर ज़रूरत होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो या तो वो अपनी एंजाइम की एक्टिविटी को मतलब कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए, मतलब कि रिएक्शन के रेट को ऑप्टिमम करने के लिए वो अपनी एंजाइमेटिक कंडीशन को ऑप्टिमाइज करते हैं, या फिर यू कैन से कि उसको एडजस्ट करते हैं, या तो ये करते हैं, या तो फिर उनके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि हर कंडीशन के ऊपर ऑप्टिममली वर्क कर सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं, या फिर ह्यूमन्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नॉर्मल होती है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कुछ खास किस्म के जरासीमों की, कुछ खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरिया की, तो वो बहुत रेंज में होते हैं। मतलब कि उनका एंजाइम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी अच्छा काम कर लेता है। जिस टेम्परेचर के ऊपर एक आम प्रोटीन डीनेचर होकर खत्म हो जाता है, उस टेम्परेचर के ऊपर उनका प्रोटीन अच्छा काम करता है, क्योंकि उनके पास इस किस्म के एंजाइम्स हैं जो कि एडॉप्टेड है फंक्शन के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास वैरायटी है। या तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एडजस्ट करते हैं अपनी कंडीशन को ताकि रिएक्शन के रेट को ऑप्टिमम किया जा सके अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और ऑन द अदर हैंड कुछ इस किस्म की भी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती है कि कुछ खास किस्म के ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी काम करते हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। मतलब कि अब हम प्रॉपर इफेक्ट्स पढ़ेंगे डिफरेंट फैक्टर्स के, कि किस फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। ओके, अच्छा, लेट मी टेक द हाइलाइटर अगेन। इट हैज़ बीन शोन एक्सपेरिमेंटली दैट इफ़ द अमाउंट ऑफ एंजाइम इज़ केप्ट कांस्टेंट, यानी कि अगर एंजाइम का अमाउंट जो है, यानी कि एंजाइम की जो तादाद है
उनको हम लोग कांस्टेंट रखें एंड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज देन ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को क्या करें, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें। द रिएक्शन वेलोसिटी विल इंक्रीज, ठीक है, until it reaches a maximum, after which further increase in the substrate concentration produce no significant change in the reaction rate। बस मैंने रंग चेंज कर दिया, बाकी मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि ऐसा एक्सपेरिमेंटली होते हुए देखा है, क्या होते हुए देखा है कि अगर एंजाइम के अमाउंट को यानी कि कितने एंजाइम प्रेजेंट हैं उसको अगर कांस्टेंट रखें, मतलब कि एंजाइम की कंसंट्रेशन को या फिर एंजाइम की अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज ना करें, उसको वैसे ही रहने दें, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को आहिस्ता आहिस्ता क्या करें, ग्रेजुअली मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें। यानी आपने एंजाइम की अमाउंट को तो कांस्टेंट रखा, लेकिन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए उस मीडियम के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर वो रिएक्शन हो रहा था। उसे क्या होगा, द रिएक्शन वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब दिस रेट ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी विल इंक्रीज, मतलब कि इंक्रीज होगी किससे, एंजाइम की अमाउंट को कांस्टेंट रखकर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से, अनटिल इट रीच अ मैक्सिमम, यानी कि वो एक खास हद तक इंक्रीज होगी जो कि उसकी मैक्सिमम होगी, मतलब कि एक खास हद तक बढ़ेगी, और वो जो खास हद होगी उसको मैक्सिमम कहेंगे। आफ्टर विच फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि जिसके बाद, मतलब कि वहां तक पहुंचने के बाद, अपनी मैक्सिमम तक पहुंचने के बाद मजीद सबस्ट्रेट के एडिशन से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर किसी खास किस्म का सिग्निफिकेंट चेंज नहीं बढ़ेगा। इन शॉर्ट हो रहा ये है, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप एक खास एंजाइम की कंसंट्रेशन रहें एक मीडियम के अंदर और उसको उतना ही रखें, उसको चेंज ना करें, ठीक है, मतलब ना इंक्रीज करें ना डिक्रीज करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें सबस्ट्रेट डालें, रिएक्टेंट डालें उस रिएक्शन के जिस रिएक्शन को एंजाइम, वो वाला एंजाइम कैटलाइज करता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएं। मतलब पहले आपने फॉर एग्जांपल 10 डाले, फिर आपने 20 डाले, फिर आपने 50, आहिस्ता आहिस्ता जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते रहें। तो ये होगा एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखकर सबस्ट्रेट के बढ़ाने से जो रिएक्शन की वेलोसिटी है, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन है, वो इंक्रीज होगा अनटिल इट रीच अ मैक्सिमम। तब तक इंक्रीज होगा जब तक वो अपने मैक्सिमम तक नहीं पहुंच जाता, और जब वो अपने एक मैक्सिमम को हिट कर लेगा, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर देखें तो हमने क्या किया, ये आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है। हमने क्या किया, हमने आहिस्ता आहिस्ता, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से, मतलब कि ओवरऑल, और ये ऊपर, मतलब कि ये इसका 1, ये इसका 2, मतलब कि इस तरफ ऊपर की तरफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और यहां पर इस तरफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। सो देखें, जिस जिस तरह से आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर आपने इंक्रीज की तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हुआ। ये देखें, मतलब कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यहां पे थी ना, 2 थी, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ था, मतलब कि कम था। जब आपने बढ़ा दी, यहाँ तक ले आए, तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हुआ, बढ़ गया। जब आप यहाँ तक ले आए, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, बढ़ गया। फिर आप एक खास पॉइंट तक ले आए तो वहां तक वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, लेकिन उस खास पॉइंट तक आने के बाद आपने जितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही रहा। ये वो खास मैक्सिमम पॉइंट है जिसके बाद से लेकर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट के इंक्रीज करने से नहीं बढ़ा। यही बात यहाँ पर की गई है, और यह आपके पास ग्राफ है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी का। और इस पॉइंट को जहाँ पर ये एक्स लगा हुआ है, यानी कि जहाँ के बाद से लेकर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और यहाँ देखें, इंक्रीज इन द, लेट मी टेक द हाईलाइटर, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन डज नॉट इफेक्ट द रिएक्शन रेट, मतलब कि अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है, ये तो हमने जान लिया कि खास हद तक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद बंद हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, और व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ सैचुरेशन? सैचुरेशन कहते हैं बेटा, सैचुरेशन, द वर्ड सैचुरेशन इट मीन्स भर जाना, फुलनेस। अच्छा,
अब इस पूरी कंडीशन को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कुछ ऐसी है कि इमेजिन कीजिए एक बार्बर शॉप है, मतलब कि ये ओवरऑल ये हो रहा क्या है, मतलब कि क्यों एक खास लेवल के बाद आपके पास जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उसकी बढ़ने से एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए एक एग्जांपल है, इमेजिन कीजिए एक बार्बर शॉप, यानी कि बार्बर कहते हैं नाई को, वो इंसान जो कि आपके बाल काटता है, और उस बार्बर शॉप के अंदर आपके पास 3 बार्बर्स हैं, 3 नाई हैं जो कि आपके बाल काटते हैं। तो जब वो शॉप खुलती है और 3 बार्बर वहां पर होते हैं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि एक बार्बर 20 मिनट के अंदर, एक बार्बर 20 मिनट के अंदर एक इंसान की हेयर कटिंग कर सकता है, मतलब कि मैक्सिमम वो 20 मिनट के अंदर एक इंसान की हेयर कटिंग कर सकता है। तो पहले एक बंदा गया, ठीक है, शॉप के अंदर जब शॉप खुली, और 20 मिनट बाद वहां से एक बंदा वापस आया, यानी कि अपने बाल काट के, ठीक है। फिर जब 2 बंदा गया तो 20 मिनट बाद 2 बंदे बाहर आए, क्योंकि हमें पता है कि 2 बंदे थे और वहां पर 3 बार्बर थे। हर एक पर्सन एक डिफरेंट बार्बर के पास गया और उसने 20 मिनट के अंदर उसकी हेयर कटिंग कर ली। ओवरऑल आपके पास 3 बार्बर थे और 2 कस्टमर थे, तो यानी 20 मिनट के बाद 2 बंदे बाहर आए। फिर क्या हुआ, फिर 3 बंदे शॉप के अंदर गए जब वो 2 बंदे निकल गए, और 20 मिनट बाद 3 बंदे आपके पास हेयर कटिंग कराकर उस शॉप से निकले। फिर अब ये हुआ, अब याद रखिएगा शॉप के अंदर सिर्फ 3 बार्बर के, अब 4 बंदे गए, 4 बंदे शॉप के अंदर चले गए, और 20 मिनट बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि कितने बंदे शॉप से बाहर बाल कटवा कर आएंगे, कितने बंदे आएंगे 20 मिनट के बाद? एग्जैक्टली 3। क्यों? क्योंकि एक बार्बर 20 मिनट में एक बंदे के बाल काट सकता है और शॉप के अंदर 3 बार्बर हैं, तो अगर 4 बंदे गए, ठीक है, तो 4 में से 3 तो बार्बर के पास बैठ गए, तो चौथे की बारी तब आएगी जब 20 मिनट पूरे हो जाएंगे, जब तक वो जो बार्बर है उनमें से कोई एक वो एक बंदे के बाल काटना फिनिश नहीं करता। तो 20 मिनट के बाद 3 लोग बाहर आए, और जब इस तरह से 5 गए तो फिर 20 मिनट के बाद 3 लोग बाहर आए, फिर 6 गए, फिर 20 मिनट के बाद 3 लोग बाहर आए, फिर जितने भी गए तो हर 20 मिनट के बाद 3 लोग ही बाहर आए। ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो लोगों की तादाद शॉप के अंदर आस्ते आस्ते इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन पहले जब एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तो उससे जो जो आपके पास नंबर ऑफ पीपल्स आफ्टर हेयर कटिंग बाहर आ रहे थे वो इंक्रीज होते गए, लेकिन एक खास मोमेंट आया जिसके बाद से वो जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सारे के सारे बार्बर्स फुलफिल्ड हैं, सेचुरेटेड हैं, यानी कि हर बार्बर के पास कोई ना कोई कस्टमर प्रेजेंट है। तो यानी अब 3 के बाद जितना भी आप इंक्रीज करेंगे उन बार्बर्स के बाल काटने की एफिशिएंसी या फिर रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह से आपके एंजाइम भी सेचुरेटेड हो जाते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक खास नंबर ऑफ एंजाइम है, पहले आपने आस्ते आस्ते सबस्ट्रेट इंक्रीज किए, तो सबस्ट्रेट के इंक्रीज करने से क्या हुआ, फॉर एग्जांपल पहले 10 एंजाइम थे, आपने 2 सबस्ट्रेट दिए, ठीक है, बिकॉज याद रखिए एंजाइम का नंबर क्या है, कांस्टेंट है, वो उतना ही है, कम ज्यादा वो अपनी बात है, लेकिन वो उतना ही है। तो अगर 10 एंजाइम थे तो पहले 2 सबस्ट्रेट दिए, तो उन्होंने 2 को जो है वो फटाफट से कन्वर्ट कर दिया, 3 दिए तो 3 को कर दिया, 4 दिए तो 4 को कर दिया, 5 दिए तो 5 को कर दिया। और याद रखिएगा ये खास टाइम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब आपने 10 एंजाइम को 2 दिए, 2 सबस्ट्रेट दिए, तो 1 मिनट के बाद 2 प्रोडक्ट आपके पास आए, 3 दिए 1 मिनट के बाद 3 आए, 4 दिए 4 आए, 5 दिए 5 आए, अप टू 10 दिए 10 आए। लेकिन 10 के बाद जितना भी आप सबस्ट्रेट इंक्रीज करते जाएं, 1 मिनट के बाद 10 प्रोडक्ट ही आपके पास निकल के आएंगे, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से सेचुरेटेड है। समझ आया? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेचुरेशन। चूंकि तमाम के तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट किसी न किसी सबस्ट्रेट से भरी होती है, सो दैट्स व्हाई सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम्स के साथ कोई ना कोई सबस्ट्रेट अटैच होता है। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ सेचुरेशन। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। थोड़ी सी लंबा हो गया वैसे, आगे रीड करते हैं। इन अदर वर्ड्स एंजाइम मॉलिक्यूल आर सेचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। वही वाली बात आ गई, मतलब कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर इंक्रीज क्यों होता है, इसकी रीजन यहाँ पे दी गई है, क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल क्या है, सेचुरेटेड है अपने सबस्ट्रेट से। द एक्सेस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन नॉट रिएक्ट अंटिल सबस्ट्रेट ऑलरेडी बाइंड टू द एंजाइम हैज रिएक्टेड एंड बीन रिलीज्ड। यानी कि जो एक्सेस सबस्ट्रेट है वो तब तक रिएक्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट रिएक्ट अनटिल, यानी कि तब तक जब तक वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ रिएक्ट ना कर ले और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर रिलीज ना हो जाए, तब तक कोई दूसरा सबस्ट्रेट वहां पर जाकर अटैच नहीं हो सकता। और अगर अटैच नहीं हो सकता तो मतलब कि वो अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी नहीं हो सकता। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ सैचुरेशन। अब आइए बात करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला ग्राफ तो बड़ा आपको आसान है कि आस्ते आस्ते सबस्ट्रेट के इंक्रीज करने से आपके पास
रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ अप टू अ पॉइंट, जिसके बाद जब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ गया उसके बाद फर्दर इंक्रीमेंट इन द सबस्ट्रेट डज नॉट रिजल्ट इनटू द इंक्रीमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात आती है टेम्परेचर की। द प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम, बिकॉज याद रखिए एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनियस इन नेचर, द प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम मेक्स देम एक्सट्रीमली सेंसिटिव, यानी कि प्रोटीन होने की वजह से एंजाइम्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू थर्मल चेंज। थर्मल चेंज कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि दर्जा हरारत में चेंज होने के वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, एक्सट्रीमली सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा, यानी कि हल्का सा भी जो है वो टेम्परेचर में चेंज आया तो उनकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। अच्छा, इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो कि आप सब ने एक्सपीरियंस की होगी। आई एम श्योर कि आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी फीवर यानी कि बुखार ज़रूर हुआ होगा। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या बुखार के अंदर आपको भूख लगती है? बुखार के अंदर भूख नहीं लगती है, क्यों? उसका रीज़न ये टेम्परेचर है, वो आगे जाके हम देखते हैं। अच्छा, enzyme activity occurs within a narrow range of temperature compared to ordinary chemical reaction। क्या है? enzyme activity occurs within a narrow range of temperature compared to ordinary chemical reaction। मतलब कि जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो एक नैरो रेंज के अच्छा, नैरो रेंज क्या है? नैरो रेंज, नैरो रेंज मतलब एक खास टेम्परेचर की रेंज है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो मोस्टली काम करते हैं 35 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के अंदर। वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर रेंज में काम करते हैं। इससे ऊपर जब आपके पास ऊपर या नीचे जब आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो अपना काम करना स्टॉप कर देते हैं। तो ये वो नैरो रेंज है जिसमें हमारे एंजाइम काम करते हैं। इसी तरह से जो एंजाइम एक्टिविटी है वो एक नैरो रेंज के अंदर काम करती है। अगर आप उसको मतलब कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शन की बात की गई है, अगर आप उसको नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से कंपेयर करें तो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होते हैं वो एक खास टेम्परेचर रेंज के अंदर होते हैं, और अगर टेम्परेचर रेंज उससे ज़्यादा या उससे कम हो जाए तो वो रिएक्शन होना स्टॉप हो जाते हैं। अच्छा, सो नाउ लेट मी टेक द हाइलाइटर बैक। एंजाइम्स कैटालाइसिस बाय रैंडमली कोलाइडिंग विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, यानी कि जो एंजाइम्स हैं उनकी जो कैटालिसिस का प्रोसेस ये है कि वो रैंडमली सबस्ट्रेट के साथ टकराते हैं। क्या करते हैं? रैंडमली कोलाइडिंग, रैंडमली वो आपस में, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एंजाइम है, ठीक है, और ये आपके पास सबस्ट्रेट है, दिस इज योर सबस्ट्रेट, तो उनकी रैंडम कोलिजन होगी, ठीक है, और उन कोलिजन की मदद से उस एंजाइम और सबस्ट्रेट का आपस में इंटरेक्शन होगा जिससे वो रिएक्शन होता है। तो मतलब मोस्टली जो आपके पास एंजाइम होते हैं वो रिएक्शन के साथ कोलाइड करके जो अपनी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करते हैं, विच इज़ कैटालिसिस। मतलब कि जो उनकी एक्टिविटी वो क्या है? कैटालिसिस, ठीक है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो जो आपके पास कोलिजन है वो भी इंक्रीज करती है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाती है, जिससे मॉलिक्यूल फास्ट मूव करते हैं, तो उनका जो आपस में टकराना है वो भी बढ़ जाता है, बिकॉज उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है। वो तेज मूव कर रहे हैं, जब वो तेज मूव करेंगे तो उनके टकराने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब उनके कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगे। एंड एज वी नो के जो आपके पास एंजाइम्स हैं वो अपनी कैटालिसिस रैंडम कोलिजन से डिसाइड करते हैं। तो अगर आपके पास कोलिजन इंक्रीज होता है तो उससे आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होगा, समझे, जिससे जो आपके पास प्रोडक्ट है वो बनेगी। बात को अगर हम लोग सम अप करें तो वो कुछ ऐसी है कि जो हमारे पास नॉर्मल एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि एंजाइम रिएक्टेंट के साथ अपने सबस्ट्रेट के साथ कोलाइड करते हैं और वो अपना प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। और अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे जो है वो मॉलिक्यूल्स की, सबस्ट्रेट की, एंजाइम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, मतलब कि उनका जो कोलिजन है वो इंक्रीज होता है, और जब कोलिजन इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। सिंपल है, ठीक है। However, increasing temperature also increases the vibration and structure of enzyme is lost। यानी कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन तो एक खास हद तक इंक्रीज होता है, ठीक है, लेकिन और भी एक और चीज़ इंक्रीज होती है विच इज़ वाइब्रेशन। और उस वाइब्रेशन से क्या होता है कि जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं कि डीनेचर एंजाइम, मतलब कि एंजाइम की डीनेचरेशन, एंजाइम के स्ट्रक्चर लॉस्ट होने को याद रखिएगा, एंजाइम के स्ट्रक्चर लॉस्ट होने को। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम जब लॉस्ट होता है तो हम कहते हैं कि एंजाइम डीनेचर हो चुका है। अगेन रिवाइंड करते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज से आपके पास बढ़ती है कोलिजन, और एज वी नो के एंजाइम अपना प्रोसेस, अपना जो कैटालिसिस है वो भी कोलिजन की मदद से परफॉर्म करता है। तो जब कोलिजन बढ़ती है तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। बट कोलिजन के साथ साथ जब टेम्परेचर कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि जो आपके पास एंजाइम के अंदर जो एटम है, बिकॉज एंजाइम भी एटम और मॉलिक्यूल से बना है ना,
तो वो भी आस्ते आस्ते वाइब्रेट करने लगते हैं, मतलब कि वो भी फास्ट फास्ट मूव करते हैं, जिससे एंजाइम के स्ट्रक्चर लॉस्ट होने की यानी कि उसके डीनेचर होने की जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, दीज चेंजेस मतलब कि स्ट्रक्चर में चेंजेस डिक्रीज करते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन और इट में सीज्ड कंप्लीटली, यानी कि उस स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें कमी आती है, या तो वो कंप्लीटली बंद हो जाता है कि आपने टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर दिया कि जो आपके पास एंजाइम था वो कंप्लीटली डीनेचर हो गया, वो तबाह हो, वो टूट गया, मतलब कि वो वैसा नहीं रहा जैसा उसको होना चाहिए था एक रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। सो याद रखिएगा, टेम्परेचर का आपके पास क्या इफेक्ट है। फर्स्ट इफेक्ट ये है कि आपके पास टेम्परेचर के बढ़ने से जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियली तो बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर एक खास हद से बढ़ जाता है तो उससे आपके पास एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। कैसे होते हैं, वो अपना स्ट्रक्चर लॉस कर देते हैं। और स्ट्रक्चर कैसे लॉस करते हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एनर्जी बढ़ती है, जब एनर्जी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन को, जो एंजाइम को बना रहे होते हैं, वो तेज तेज मूव करते हैं। जब तेज तेज मूव करते हैं तो उनके बिखरने का, उनके टूटने का खतरा होता है। और जब इस तरह से एंजाइम डीनेचर होते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो समटाइम्स कम होता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपके पास एंजाइम्स हैं वो कंप्लीटली नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इन समरी मतलब अगर हम उसको पूरे प्रोसेस को समराइज करें, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, यानी कि जिस तरह से जो आपके पास टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, यानी कि पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज की वजह से आपके पास कोलिजन बढ़ेगी, एंड एज वी नो कि कोलिजन के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। हाउएवर, यानी कि लेकिन द इफेक्ट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि बिकॉज जब आप एनर्जी बढ़ाएंगे तो अगर एंजाइम तेज तेज मूव करें तो एंजाइम के अंदर जो एटम है वो भी तेज मूव करेंगे, उससे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक, यानी कि बॉन्ड के टूटने का खतरा, यानी कि बॉन्ड कहते हैं कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम को आपस में जोड़ के रखती है, बॉन्ड ब्रेकिंग विल बिकम ग्रेटर, मतलब कि बॉन्ड के टूटने का भी जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे, और रिजल्ट ये होगा द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिगिन टू डिक्रीज एज शो इन द गिवन डायग्राम। वही वाली बात आ गई कि आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक खास हद तक टेम्परेचर के साथ साथ जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन है वो बढ़ जाती है, और कोलिजन से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। लेकिन जब एक खास हद से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो एनर्जी कुछ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एंजाइम के अपने एटम उसको संभाल नहीं सकते और वो तेज तेज मूव करते हैं, जिससे वो एंजाइम डीनेचर होता है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज कर जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ये डायग्राम देखें तो अगेन यहाँ पर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है जो हमें पता है क्या है, और यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर है, मतलब कि यहाँ पर इस तरफ आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और इस तरफ आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो एज वी नो कि जिस तरह से हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, पहले जीरो था तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जीरो था, जब हमने 0 से 10 पे हम लोग टेम्परेचर को ले गए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया, जब 20 पे ले गए, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया, जब आपके पास 30 पे आ गया तब भी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास बढ़ गया, ठीक है, और जब हम 37 पे ले गए, 37 यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये 37 है, ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन जब आप 37 पे ले गए तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अपने मैक्सिमम को चला गया, यानी कि ये मैक्सिमम रेट है, मैक्सिमम रेट dx/dt एज वी नो के रेट को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या होगा कि यहाँ तक हमने ये देखा कि टेम्परेचर के यहाँ तक बढ़ने तक जो आपके पास रेट है वो तो बढ़ा, बिकॉज टेम्परेचर के बढ़ने से आपके पास कोलिजन बढ़ी, एंड एज वी नो के जब कोलिजन बढ़ती है, ठीक है, तो उससे आपके पास जो ओवरऑल प्रोसेस है, जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ता है। लेकिन जब उसके बाद हमने फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज किया, फॉर एग्जाम्पल 40 किया, तो अब जो वो एंजाइम थे उनके जो एटम है उनके फास्ट मूव करने की वजह से एंजाइम डीनेचर होना शुरू हुए, जिससे क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होने लगा। यहाँ देखें इस पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन नीचे गया है, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा था, अब यहाँ आ गया 40 पे, ठीक है, जब आप 50 पे लेके जाएंगे तो फिर यहाँ पर आ गया, जब आप 60 पे लेके जाएंगे तो बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि 60 पे जो आपके पास एंजाइम था वो रिएक्शन को कैरी ऑन करने के काबिल नहीं रहा, बिकॉज वो डीनेचर हो गया, वो टूट गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस तरह से टेम्परेचर के खास हद तक बढ़ने तक जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है, लेकिन जब उसके बाद फर्दर बढ़ता है तो आस्ता आस्ता रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम टूटने लगता है। तो बेटा याद रखें कि ये जो 37 है ये इस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है,
यानी कि इस टेम्परेचर के ऊपर वो एंजाइम ऑप्टिममली काम करता है, सबसे अच्छा काम करता है, यानी कि इस टेम्परेचर के ऊपर उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है। दैट्स वाई आप देखते हैं कि जब आप नॉर्मल होते हैं तो आपके जो स्टमक के अंदर एंजाइम्स हैं वो नॉर्मल काम करते हैं और आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है। लेकिन जब आपको फीवर होता है, फीवर में क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो 41 42 तक हो जाता है। तो जब आपके पास टेम्परेचर बढ़ा तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, स्लो हो गई। सो बुखार में इसलिए आपको भूख नहीं लगती क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से जो आपके स्टमक के अंदर एंजाइम है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड वो काम करना बंद कर देते हैं। सो दैट्स वाई आपको भूख नहीं लगती। सो दैट वाज द एग्जांपल कि किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है एंजाइमेटिक रिएक्शन के ऊपर। अब आइए बात करते हैं पीएच के ऊपर। तो बेसिकली पीएच के इफेक्ट को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि पीएच बेसिकली होता क्या है। मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जा सकता बिकॉज ये अपनी एक अलग दुनिया रखती है और अगर मैं उसको यहाँ लेके आ जाऊँ, मतलब पीएच के ऊपर जितने भी डिस्कशन होनी चाहिए उसको यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड को देखते हुए, तो यानी पूरा कॉन्टेक्स्ट बिखर जाएगा और तकरीबन 1 घंटे की वीडियो खाली पीएच पे हम कर सकते हैं। लेकिन पीएच सिंपली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पीएच क्या है, तो पीएच बेटा हम ना एनवायरनमेंट के अंदर एसिडिटी को मेजर करते हैं। एसिडिटी, ठीक है। या अगर मैं बात मुख्तसर करके ज़रा सी कॉम्प्लेक्स कर दूं तो पीएच का मतलब होता है कि आपके पास एनवायरनमेंट के अंदर एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। कंसंट्रेशन कितनी है, क्या कंसंट्रेशन, मैं इसको कंसंट्रेशन को सी से शो कर रहा हूँ, CONC से, यानी कि कितना ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन। अच्छा, एच पॉजिटिव आयन क्या है, देखें ये वाटर है ना, वाटर मोस्टली वो नेचर के अंदर हमेशा टूटता और बनता रहता है। कैसे, फॉर एग्जांपल अब ये आपके लिए थोड़ी सी नई बात हो सकती है लेकिन शायद ज़रूरी है। वाटर जो है एज वी नो के 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो वो हमेशा टूटता है आपके पास OH नेगेटिव आयन में प्लस H पॉजिटिव है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो वापस वाटर बनता है, और वाटर जब टूटता है तो ये दोनों बनते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका H पॉजिटिव आयन है, ये वो H पॉजिटिव आयन है जिसको हम लोग यहाँ देखते हैं। मीन्स दैट के एनवायरनमेंट के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर एसिडिटी ज़्यादा है, और अगर कम है तो हम कहते हैं कि एसिडिटी कम है। अच्छा, इसको आप बेसिसिटी के उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन जो कि हम पीएच देख रहे हैं, सो पीएच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड, तो हम लोग एसिडिटी के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन किसी इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है। देखें, जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव सिंबल है दिस, तो इट मीन्स दैट कि ये हर नेगेटिव ग्रुप की तरफ, हर नेगेटिव आयन की तरफ ये जो है वो अट्रैक्ट होगा, और जब अट्रैक्ट होगा किसी भी नेगेटिव आयन की तरफ तो उसके साथ जाके अटैच होगा, और जब अटैच होगा तो उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये मैं सिंपल आपको रख के बता रहा हूँ, वैसे बहुत कुछ हो सकता है, बट ये कि पीएच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिडिटी, और एसिडिटी क्या है कि एनवायरनमेंट में H पॉजिटिव आयन, H यानी कि हाइड्रोजन से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बनता है आपके पास H पॉजिटिव आयन, इसकी मिकदार कितनी है, दैट्स व्हाट पीएच इज। अब आइए रीड आउट करते हैं। एंजाइम्स आर आल्सो सेंसिटिव टू पीएच, यानी कि जो एंजाइम्स हैं वो पीएच से भी सेंसिटिव हैं, यानी कि पीएच के चेंज होने से भी एंजाइम की एक्टिविटी पर फर्क पड़ता है। लेट मी थोड़ा सा जूम इन। अच्छा, ड्यू टू देयर प्रोटीन नेचर, किसकी वजह से, प्रोटीन नेचर की वजह से, यानी कि पीएच से इफेक्टेड है एंजाइम क्योंकि उनकी नेचर प्रोटीन है। ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। जिस तरह से हमने ऊपर देखा था ना कि टेम्परेचर के केस में भी एक नैरो रेंज थी जिसके अंदर हर एंजाइम ऑप्टिममली काम करता था, और जब उस नैरो रेंज से आपके पास टेम्परेचर ऊपर या नीचे जाता था तो वो एंजाइम काम करना बंद कर देता था। इसी तरह से हमारे पास जो एंजाइम्स हैं उनकी भी एक नैरो रेंज है, ठीक है, जिसके ऊपर वो मैक्सिमम रेट के ऊपर काम कर सकते हैं, और जब उस नैरो रेंज से पीएच नीचे या ऊपर जाएगा वो एंजाइम काम करना छोड़ देंगे। जिस तरह से टेम्परेचर के केस में होता है एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर होता है। ओके, सो लेट मी टेक द हाइलाइटर अगेन। द पॉइंट वेयर द एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच। मोस्ट एक्टिव यानी कि वो पीएच, ठीक है, वो पीएच जिसके ऊपर एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो उसका ऑप्टिमम पीएच होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता था ना, ये देखें, विच वॉज 37 डिग्री सेंटीग्रेड,
यानी कि 37 डिग्री ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट हर एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये ऑप्टिममली काम करता है, मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर इसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो ऑप्टिमम पीएच होता है ये वो पीएच होता है जिस पर वो एंजाइम मोस्ट एक्टिव है, यानी कि उसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। अब इसकी जो एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशंस हैं वो यहाँ पर ये जो ग्राफ बना हुआ है इसको गो थ्रू करके हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल पेप्सिन वर्क्स एट अ लो पीएच, इट इज हाईली एसिडिक। ये एक एंजाइम का नाम लिखा हुआ है पेप्सिन। असल में जो एंजाइम पेप्सिन है, ठीक है, वो आपके पास आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक। और ये आपके पास प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, या फिर यू कैन से कि ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। पेप्सिन इज द एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन स्टमक और इट डाइजेस्ट प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली, यानी कि डाइजेस्ट मतलब प्रोटीन विच इज अ पॉलीमर, उसको छोटे छोटे अमाइनो एसिड या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाला जो एंजाइम है उसको आप लोग कहते हैं कि वो आपके पास पेप्सिन है। दिस पेप्सिन इज एन एंजाइम विच ब्रेक डाउन प्रोटीन। अच्छा, अब अगर आपको हल्का सा पता हो तो स्टमक के अंदर एक और चीज़ होती है विच इज HCl या फिर एसिड, यानी कि स्टमक के अंदर बहुत सारी चीज़ों में से एक और चीज़ होती है विच इज़ एसिड, यानी कि जब भी आप फूड खाते हैं तो आपका जो स्टमक है वो एसिड रिलीज करता है ताकि उस फूड के अंदर जितने भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं वो मर सकें, एंड एट द सेम टाइम वो एसिड जो है वो उस फूड को भी डिजोल्व कर सके। तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और पैथोजेंस को मारने के लिए आपका स्टमक जो है वो HCl एक खास किस्म का एसिड है, तेजाब है एक खास किस्म का, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसका पीएच अराउंड तकरीबन कोई पीएच कितना होता है, अराउंड 2 से 3 के रेट पे होता है। अच्छा, एक और बात शायद आपको ना पता हो, जो पीएच है उसकी एक रेंज है ना, यानी कि वो 0 से लेकर 14 तक हो सकता है, 14, ठीक है। सो ये एक बात कि पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको कहते हैं, जो कि एसिडिटी को शो करता है, वो 0 से लेकर 14 तक होता है। जितना पीएच कम होगा, यानी कि जितना ये 0 के करीब होगा, यानी कि यू कैन से अप्रोक्सीमेटली टूवर्ड्स 0, मतलब कि इसका मतलब है कि जितना पीएच 0 के करीब होगा उतनी ज़्यादा जो एसिडिटी है, एसिडिटी वो ज़्यादा होगी। दो बातें थी, एक बात थी कि आपके पास पीएच 0 से लेकर 14 तक होता है, जितना पीएच आपके पास कम होता है 0, 1, 2, 3, 4, उतनी ज़्यादा आपके पास चीज़ एसिडिक होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात की गई है जो आपके पास पेप्सिन एंजाइम है वो कहाँ होता है? स्टमक में। और स्टमक में क्या प्रेजेंट है? HCl प्रेजेंट है ना, और HCl एज वी नो कि उसका पीएच कितना है? 2 और 3, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बहुत लो है और एसिडिक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो आपके पास एसिडिक पीएच के ऊपर काम करता है, यानी कि बहुत लो पीएच के ऊपर, यानी कि बहुत हाईली एसिडिक पीएच के ऊपर काम करता है। तो ये मतलब कि इस पेप्सिन एंजाइम का जो ऑप्टिमम पीएच है वो कितना है? वो आपके पास 2 से 3 तक है। ये अराउंड दैट पर्टिकुलर पीएच, मतलब कि इस रेंज के अंदर आपके पास पेप्सिन एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच है। बात समझ आई? अच्छा, फर्दर रीड करते हैं। वाइल ट्रिप्सिन वर्क्स एट अ हाई पीएच, इट इज बेसिक। अब मुझे लगता है कि बात थोड़ी सी डीप करनी ही पड़ेगी पीएच के बारे में। देखें, जिस तरह से मैंने आपको कहा ना कि जो आपके पास पीएच होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है। 0 और 14 के बीच में क्या आता है? 7। तो हम ये कहते हैं कि 0 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर 14 तक, ये दो आपके पास डिविजन्स हैं। 0 से लेकर 7 तक जो आपके पास पीएच होता है उसको आप कहते हैं कि ये आपके पास एसिडिक पीएच है, और जो 7 है उसको आप कहते हैं कि ये 7 आपके पास न्यूट्रल पीएच है, न्यूट्रल। और 7 से लेकर 14 तक ये वाली जो रेंज है ये आपके पास बेसिक पीएच है। आपने एसिड बेस का नाम सुना होगा, तो ये जो 7 से 14 तक की रेंज है इसको हम लोग बेसिक पीएच, 0 से लेकर 7 तक को एसिड, और एग्जैक्टली अगर 7 के इर्द गिर्द कोई चीज़ होगी तो उसको हम लोग न्यूट्रल कहेंगे। तो ये आपके पास पीएच की रेंज है। तो मतलब यहाँ पर ये बात की गई है कि जो आपके पास पेप्सिन है वो तो हमें पता है कि स्टमक में होता है और स्टमक में एसिड होता है, यानी कि इस एनवायरनमेंट में पीएच बड़ा कम है, यानी कि एंजाइम की, पेप्सिन एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है।
ऑन द अदर हैंड जो आपके पास ट्रिप्सिन है, एक दूसरा एंजाइम है विच इज ट्रिप्सिन। मजे की बात ये ट्रिप्सिन भी आपके पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी कि एज यू नो के पेप्सिन जो है वो भी आपके पास क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन। इसी तरह से जो ट्रिप्सिन है इट आल्सो वर्क्स इन द प्रोटीन डाइजेशन। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ट्रिप्सिन आपके पास होता है इंटेस्टाइन के अंदर। अब मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिखूँ इंटेस्टाइन, आंतों के अंदर। बिकॉज एज वी नो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट होते हैं। आपके पास स्टमक होता है, आपके पास लिवर होता है, आपके पास पेनक्रियाज होता है, आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो इसी तरह से ये जो आपके पास ट्रिप्सिन है ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पीएच है वो ज़रा बेसिक की तरफ है, मतलब कि थोड़ा 7 से ऊपर और 8 के नीचे, मतलब यू कैन से 7 to 8। सही है। तो मतलब कि जो आपके पास ट्रिप्सिन है वो होता है आपके पास इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में एज वी नो के जो नॉर्मल पीएच है वो 7 से लेकर 8 तक होता है। यानी कि ट्रिप्सिन का जो ऑप्टिमम पीएच है वो कितना है, 7 से 8। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे ना कि यार ये 0 क्या है, 1 क्या है। यार कुछ भी नहीं है, ये हमने नंबर दिए हैं कि अगर 1 होगा तो एसिडिक है, 2 होगा तो एसिडिक है, 3 होगा तो ज़रा कम एसिडिक है, 4 होगा तो भी ज़रा कम एसिडिक है, लेकिन अगर 5 होगा तो बहुत ज़्यादा कम एसिडिक है, और अगर 6 होगा तो बहुत ही ज़्यादा कम एसिडिक है, और अगर 7 होगा तो न्यूट्रल है। फिर इसी तरह से अगर 8 होगा तो बहुत ज़्यादा कम बेसिक है, 9 होगा थोड़ा बेसिक है, 10 होगा बेसिक है, 11 होगा ज़्यादा बेसिक है, 12 होगा। इस तरह से हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, कम बेसिक, ज़्यादा बेसिक, थोड़ा बेसिक, न्यूट्रल। तो ये जो नंबर्स हैं ये आपको वो बता रहे हैं, बट इसके बारे में आप और जानेंगे, बट इट्स अ केमिस्ट्री पोर्शन, तो उसको यहाँ पर स्किप करते हैं। तो यानी कि पेप्सिन का जो आपके पास ऑप्टिमम पीएच था वो 2 to 3 था, ट्रिप्सिन का आपके पास 7 to 8 है। अच्छा, मोस्ट एंजाइम्स वर्कड अराउंड द न्यूट्रल पीएच ऑफ 7.4। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो मोस्टली एंजाइम्स हैं वो आपके पास इस 7.4 के पीएच के ऊपर काम करते हैं, मतलब कि उनका जो ऑप्टिमम पीएच है वो 7.4 है। ये जो बॉडी एंजाइम है ये कौन से एंजाइम, मतलब कि हर वो एंजाइम जो कि आपके डिफरेंट सेल्स के अंदर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन सेल्स, आपके किडनी सेल्स, आपके हार्ट सेल्स, आपके लिवर सेल्स, तो वो तमाम के तमाम सेल्स का जो एवरेज पीएच है वो आपके पास है 7.4। और आपकी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं वो मोस्टली इस पीएच रेंज के ऊपर काम करते हैं, यानी कि उनका ऑप्टिमम पीएच कितना है, 7.4, याद रखिए। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे एंजाइम ऐसे भी हैं जिनका ऑप्टिमम पीएच ये नहीं है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन है वो थोड़ा सा एसिडिक में काम करता है, ट्रिप्सिन है वो ज़रा सा बेसिक में काम करता है। स्मॉल चेंजेस इन पीएच अबव और बिलो द ऑप्टिमम डू नॉट कॉज अ परमानेंट चेंज टू द एंजाइम। याद रखें, स्मॉल चेंजेस इन पीएच अबव और बिलो द ऑप्टिमम पीएच डू नॉट कॉज अ परमानेंट चेंज टू द एंजाइम। यानी कि हल्का सा चेंज, ठीक है, ऊपर या नीचे, अबव एंड बिलो, मतलब कि कम या ज़्यादा अगर पीएच होता है, ठीक है, बिकॉज कम या ज़्यादा होने को चेंज कहते हैं, किसके, ऑप्टिमम पीएच के। यानी कि ऑप्टिमम पीएच के कम या ज़्यादा होने से पीएच के जो एंजाइम्स हैं वो परमानेंट चेंज में नहीं जाते, मतलब कि वो परमानेंटली डीनेचर नहीं होते। उनकी एक्टिविटी शायद स्लो हो सकती है लेकिन उनके अंदर परमानेंट चेंज नहीं आता। सिंस द बॉन्ड कैन बी रिफॉर्म, क्योंकि वो जो बॉन्ड है वो पीएच के चेंज होने की वजह से टूट जाती हैं, बट चूंकि वो पीएच दोबारा से नॉर्मल हो सकता है तो वो बॉन्ड दोबारा बन सकती है। हाउएवर, लेकिन एक्सट्रीम चेंज इन पीएच कैन कॉज एंजाइम्स टू डीनेचर एंड परमानेंटली लूज देयर फंक्शन। लेकिन अगर पीएच हम बहुत चेंज करते, फॉर एग्जांपल इस ट्रिप्सिन के केस के अंदर हम क्या कर दें, हम उसका जो पीएच है वो ले जाएं हम लोग 0 पे या फिर 1-2 पे, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंज कर दिया, तो उससे क्या होगा, उससे वो जो आपके पास एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएगा, बिकॉज एंजाइम प्रोटीन है। दैट्स वाई हम लोग ये देखते हैं कि जब आपकी बॉडी पे कहीं पे एसिड गिरता है तो आपकी बॉडी जल जाती है। तो वो जलती क्यों है, बिकॉज उसका पीएच बहुत लो होता है, और लो पीएच प्रोटीन्स को डीनेचर करता है। आपकी बॉडी, आपकी स्किन के अंदर भी क्या है, प्रोटीन्स, सो एंजाइम भी उसी तरह डीनेचर हो जाते हैं व्हेन द पीएच इज एक्सट्रीम चेंज, ठीक है। सो यहाँ आपके पास पीएच भी कंप्लीट होता है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये ग्राफ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो ये आपके पास इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। बिल्कुल जिस तरह से टेम्परेचर के केस में आपके पास एक खास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, इसी तरह से आपके पास एक ऑप्टिमम पीएच होता है जिसके ऊपर वो एंजाइम मोस्ट एक्टिव होता है। लेकिन अगर उस पीएच से कम या ज़्यादा हम लोग पीएच करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल देखें, जब बिल्कुल लो था
तो जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन था इस रिएक्शन का जिसको वो एंजाइम कैटालाइज कर रहा था, जिसको ऑप्टिमम पीएच के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो रिएक्शन भी लो था। जिस तरह से हम पीएच इंक्रीज करते गए, फॉर एग्जांपल यहाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन ही बढ़ गया। फिर जब यहाँ आए तो रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ गया, फिर जब यहाँ आए तो और बढ़ गया। और एक पॉइंट ऐसा आया जब हमने ऑप्टिमम पीएच को टच किया, विच वाज दिस वन, उस एंजाइमेटिक रिएक्शन का जो रेट था वो मैक्सिमम हो गया। और फिर जब उसके बाद फर्दर इंक्रीज करते गए तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो मैक्सिमम तक पहुंचा था वो अगेन से नीचे जाने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि उसका रिएक्शन का रेट अगेन से जीरो हो गया। सो दैट वाज वेरी सिंपल ग्राफ विच वाज एक्सप्लेनिंग यू द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सो दैट वाज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड यू हैव लर्न समथिंग। इफ यस, सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक नई लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड एज ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।